एक नया लाइफ हाई के 22,500 पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी रिकवरी के बाद अब 47,615 के आसपास ये ट्रेड करा, लेकिन लाइमलाइट मिड कैप में है। रिवेंज बाइंग चल रही है इसमें। जब से ये हफ्ता शुरू हुआ है लगातार एडवांस डिक्लाइन आप देखिए बहुत सॉलिड है, यानी ब्रॉड बेस्ड खरीदारी लगातार इसमें देखने को मिल रही है। और लाइफ हाई के बिल्कुल 30 पॉइंट हम दूर बैठे हुए हैं। शिल्पा जी नमस्ते, क्या थोड़ी सी जोर लगाइए ना, 30 पॉइंट खींच दीजिए, एकदम हाई बनवा दीजिए। गुड आफ्टरनून। मुझे तो एकदम वही आशा है कि जल्दी एक नया हाई टाइम आपको हाई लेवल्स दिख जाए। और द गुड न्यूज इज कि हम लोग हमेशा रिकमेंड करते आए हैं कि बाय ऑन डिप्स है, जब तक इमोशनल लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक हम लोग ट्रेंड रिवर्सल्स की बात नहीं करेंगे। और निफ्टी वापस अप्रोच करेगा एक नए हाई टाइम्स के लिए। ये अच्छा लग रहा है देखिए कि वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। दैट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट इज कंटिन्यूइंग। नए ये जो नई सीरीज पूरी शुरू हुई है अप्रैल की एंडिंग की सीरीज में कुछ एक नई तस्वीर हम लोग देखेंगे क्या आप मार्केट की? जी बिल्कुल, रोल-ओवर्स में हमने देखा हुआ था कि बैंक निफ्टी में जैसे बहुत ही अग्रेसिव रोल-ओवर्स थे। यहाँ पे हमको एक्सपेक्टेशन है ये सीरीज में कि बैंक निफ्टी शायद 49,000 लेवल्स जाए। वहीं पे निफ्टी में रोल-ओवर्स कम हुए थे, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये हम लोग नए हाईज की तरफ यहाँ पे एकदम स्पर्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेवल्स की बात करेंगे तो 22,200 अभी जो प्रीवियसली क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी वही एक सपोर्ट बन गया है। जब तक 22,200 हम लोग होल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा टुवर्ड्स 22,800 से लेके 23,000 निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी वहीं पे जब तक ये 47,000 ये 800 और 900 एक इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर ही सस्टेन करते ही आपको तुरंत टुवर्ड्स 49,000 इंडेक्स ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, मार्केट में इस वक्त बहुत बढ़िया रैली है और कुछ खास मिड कैप के नाम से आपको बताता हूँ। मझगांव डॉक में आज देखिए आप 10-11% का उछाल। लॉरस लैब, गार्डन रीच, GSFC, कोचिन शिपयार्ड, ये तमाम ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे बढ़िया मजबूती है। मेटल्स में ऑलरेडी तेजी चल रही है, लेकिन रियल एस्टेट आज ठंडा है। सारे स्टॉक्स जो उसके बहुत तेज़ी वाले थे वो आज नरम पड़ते दिखे हैं। लॉरस लैब आपको कैसा लग रहा है शिल्पा जी? जी बिल्कुल, लॉरस लैब काफी टाइम से 410 के अराउंड एक रेजिस्टेंस था, जिसके नीचे ट्रेड कर रहा था। बार-बार जाके वहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था और हम जैसे ये 410 के ऊपर सस्टेन किया तो हमने स्पर्ट देखा है टुवर्ड्स 440 450 जोन अभी अब ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 450 के ऊपर अगर और ये वापस सस्टेन करता है तो आपको टारगेट से 480 भी आते हुए मिलेंगे। तो जिनके पास है आप इसको ट्रेल कीजिए। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स लेना है तो अभी नहीं लेके आप 450 के ऊपर लेंगे तो ज्यादा लिक्विडेटिव रहेगा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए। ओके, आज कुछ फार्मा में ज़्यादा जोर है। लॉरस लैब देखिए आप, ऑरबिंदो फार्मा, डिवीज़ लैब, ये सब में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। श्रीराम फाइनेंस 2.25% ऊपर है, 2500 के पार गया। खबर ये निकल के आ रही है कि इसकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है शायद उसमें कुछ लोग वाओ पिंकस वगैरह इंटरेस्टेड हैं। खैर खबर एक अलग साइड में है। शिल्पा जी, श्रीराम फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको 2,550 पे? बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस 2650 से 2700 का इसका टारगेट है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रनअप अच्छा खासा आ गया है। तो ऑन डिक्लाइन पे अगर आपको टुवर्ड्स 2400 स्टॉक मिले तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे आप रख सकते हैं और व्यू यहाँ पे 2800 के लिए। ओके शिल्पा जी रुकिएगा, कुछ खबरें भी लेते हैं। गर्मी बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से और इसको देखते हुए बिजली की मांग को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने गैस बेस्ड पावर प्लांट को बिजली उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। क्या है पूरी खबर, इस सब बातचीत करेंगे मेरे संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, IMD भी कह रहा है कि बहुत गर्मी बढ़ने वाली है, एक लंबा स्पेल होगा गजब की गर्मी का। इसको देखते हुए डिमांड बढ़ेगी पावर की और उसको पूरा करने के लिए सरकार एक बार फिर से गैस बेस्ड पावर प्लांट पर भरोसा कर रही है। क्या है सरकार की रणनीति, सप्लाई कैसे होगी, क्या होगा, किस तरह से ऑर्डर्स आएंगे, जरा समझाइए। लक्ष्मण जी अनम्यूट है वो 13% से जी मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए, आप ठीक है। दरअसल पिछले साल जो है वो सरकार पिछले साल से अनुभव ले रही है। पिछले साल ये देखने को मिला था जब गर्मी पीक पे थी तो पीक पावर डिमांड जो है वो 13% से ज्यादा बढ़ गई थी। अब जैसा कि आपने कहा, मौसम विभाग ने भी यही अनुमान दिया है कि इस बार फिर से गर्मी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए पावर मिनिस्ट्री अभी से तैयारी कर रही है। पावर मिनिस्टर ने खुद बैठक ली और एक बैठक हुई सिर्फ और सिर्फ गैस बेस्ड पावर प्लांट के प्रोड्यूसर्स के साथ और उनको ये कहा गया कि आपके पास जितनी उत्पादन क्षमता है
उस उत्पादन क्षमता से काफी कम आप उत्पादन कर रहे हैं बिजली का, तो इस बार आप तैयार रहिए, आपको ज्यादा बिजली उत्पादन करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए आप अपने प्लांट को पहले से तैयार कर लीजिए। अभी मुश्किल से 22% 20% प्लांट लोड फैक्टर के हिसाब से वो लोग उत्पादन करते हैं। अब इसमें यह है कि अगर ज्यादा उत्पादन करने के निर्देश दिए जाते हैं तो फिर इन पावर प्लांट को अतिरिक्त गैस खरीदना पड़ेगा, और पावर प्लांट को अतिरिक्त गैस जो दिया जाता है वो गेल, सबसे ज्यादा गेल देती है पावर प्लांट को अतिरिक्त गैस, और जरूरत पड़ने पर पेट्रोनेट एलएनजी देती है। तो ऐसे में पेट्रोनेट एलएनजी और गेल के पास अतिरिक्त ऑर्डर आ सकता है कि गैस सप्लाई करने के लिए। और एक अनुमान है कि अगर 22% से बढ़ा करके अगर यह पीएलएफ यानी प्लांट लोड फैक्टर 35% कर देते हैं तो 10 से 15 SCMD गैस की जरूरत पड़ सकती है, और ये उनको सप्लाई करना पड़ सकता है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पिछले साल भी हमने देखा था कि जो अभी गैस बेस्ड पावर प्लांट है वो करीब 60 से 62 गैस बेस्ड पावर प्लांट है, आधे से ज्यादा में तो बिजली का उत्पादन होता ही नहीं है। तो एक ऐसा टारगेट है जहां पे सरकार तुरंत फोकस करके और ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 भी लगा सकती है, जिसके तहत एक दिशा निर्देश जारी किया जाता है, आप तय बिजली का उत्पादन करिए, इस रेट पे करिए, इसको बेचिए, उसको बेचिए, पूरा निर्देश दिया जाता है। तो वो सेक्शन 11 लगाने के भी विचार में सरकार है। लक्ष्मण, आपने कहा कि आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो बिजली उत्पादन ही नहीं कर रहे, तो मतलब इस समय स्टेटस क्या है और क्या एकदम फौरी तौर पे तैयार हो पाएंगे पावर प्लांट? देखिए, दरअसल आधे ज्यादा पावर प्लांट इस वजह से बिजली का उत्पादन नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनसे जो बिजली का उत्पादन होता है वो काफी महंगा होता है, वो 13 से 14 रुपए प्रति यूनिट हो जाता है। अब सरकार का फोकस चूंकि यहाँ पे सोलर पे ज्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा है, तो सरकार इसलिए ज्यादा यहाँ पे फोकस कर नहीं रही थी। लेकिन विपरीत परिस्थिति में एक तरह से कहें कि जो ट्रबल शूटर के तौर पर गैस बेस्ड पावर प्लांट ही आते हैं, उनके पास क्षमता होती है, उनको तुरंत उत्पादन करने में बहुत दिक्कत नहीं होती, सिर्फ गैस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर गैस की जरूरत पड़ती है तो पहले से पिछले साल हमने देखा कि गेल और पेट्रोनेट एलएनजी ने गैस का टेंडर निकाल दिया था, तो हो सकता है कि इस तरह की प्रक्रिया अभी भी हो। पिछले साल हमने देखा एनटीपीसी से 5000 मेगावाट अतिरिक्त गैस पावर प्लांट्स बिजली खरीदने की बात हुई थी, जिसको गेल ने गैस की सप्लाई भी की थी एनटीपीसी को। तो इस तरह की तैयारी सरकार अभी से कर रही है, और गैस बेस्ड पावर प्लांट में खासियत होती है कि वहां पर उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्षमता पहले से होती है, सिर्फ और सिर्फ गैस यहाँ पे लाना पड़ता है। कोल में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इस वजह सरकार गैस पे ज्यादा फोकस कर रही है। बढ़ सकता है क्या लक्ष्मण जी? खर्चा बढ़ेगा तो बिल भी बढ़ेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल ये अगर पीक आवर में बिजली की डिमांड बढ़ती है, गैस बेस्ड पावर प्लांट से यहाँ आता है, तो जाहिर तौर पे बढ़ेगा बिजली के रेट। क्यों? क्योंकि एक तो गैस बेस्ड पावर प्लांट की बिजली होती है वो महंगी होती है कोयला वाले से और सोलर और बाकी से। दूसरी बात कि ये जो अतिरिक्त क्षमता से बिजली पैदा करेंगे ये पावर परचेज एग्रीमेंट वाले को नहीं दिया जाएगा, ये आमतौर पर दिया जाएगा पावर एक्सचेंज पे। जैसे ही पावर एक्सचेंज पे आप बिजली भेजते हैं तो वहां पर बिजली महंगी होती है, तो जाहिर तौर पर बिजली महंगी होगी। चुनाव का मौसम है, हो सकता है 2-3 महीने के लिए छोड़ दें, ऐसा हो सकता है ना? सरकार सोचेगी कुछ पॉलिटिकल भी। नहीं नहीं हाँ, नहीं, इसके लिए सेक्शन 11 जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो एक बहुत रामबाण होता है। इसमें ये होता है कि सरकार ये तय कर देती है कि आप जितना ज्यादा आपका खर्च हो रहा है, खर्च का वहन कहां से आएगा ये सरकार तय कर देती है। पावर टैरिफ सरकार फिक्स कर देती है, अपर लिमिट। तो ये एक रामबाण होता है जिसका इस्तेमाल सरकार करती है। और चुनाव का माहौल आपने सही कहा, तो मुझे लगता है कि उसका ख्याल रखिएगा। और तब तक चुनाव वैसे जून में खत्म भी हो जाएंगे, तो जून में ज्यादातर बिजली की डिमांड बढ़ती है। अरे सही कह रहे हो आप, अप्रैल मई 2 महीने तो है। चलो खैर, ये सब चीज़ें भविष्य में तय होंगी, लेकिन गर्मी बहुत पड़ने वाली है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और बिजली कमी ना पड़े। पिछली बार मुझे ध्यान है कोल पावर प्लांट को कहा गया था कि आप चाहे इंपोर्ट करें चाहे जैसे करें, लेकिन बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी जानकारी देने के लिए। शिल्पा जी, पावर सेक्टर में बहुत कुछ होने वाला है, खासतौर पर 2 स्टॉक का नाम लिया लक्ष्मण ने, गेल और पेट्रोनेट एलएनजी। इन दोनों में से बेस्ट प्लेस कौन है? दोनों में हमने ऑलरेडी रनअप देख लिया है। गेल 175 से 190 प्लस आ गया ऑलरेडी। यहाँ पे टारगेट्स 200 से लेके 210 डेफिनेटली इंटैक्ट है, लेकिन इमीडिएट बाइंग के लिए मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगी। थोड़ा डिक्लाइंस मिले तो ही बाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे पेट्रोनेट थोड़ा प्लेसमेंट ज्यादा है, काफी अंडर परफॉर्म भी किया हुआ है स्टॉक ने कंपेरिजन में अपने पीयर्स से। तो यहाँ पे 260 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 320 से लेके 340। ओके, पेट्रोनेट एनर्जी ज़्यादा अच्छा लग रहा है शिल्पा जी को, उस पर आप देख सकते हैं। शिल्पा जी रुकिए, कभी एक और खबर लेते हैं।
विस्तारा विवाद सुलझाने के लिए आज एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पायलट्स के साथ मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगा। इसके साथ आज भी करीब 20% उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इस खबर पर ज़्यादा बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन जी, कल 50-60 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, आज आप बता रहे हैं करीब 20 हो सकती है, और क्या स्थिति बन रही है और ये समझौता हो पाएगा कि नहीं? मान लीजिए किसी को विदेश जाना, उसकी कैंसिल हो गई, बेचारा फंस गया। जी बिल्कुल, संभावना तो ऐसी ही लग रही है क्योंकि इतनी जल्दी ये मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं है। कल हमने देखा था दिन खत्म होते होते तक करीब 60 के लगभग टोटल प्रभावित फ्लाइट्स थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था तो 20 के लगभग थी, लेकिन दिन खत्म होते होते हम देखेंगे कि 50 तक वो भी पहुंच जाएगा। तो अभी जो बैठक होने वाली है थोड़ी देर के बाद, यहाँ जो विस्तारा के CEO है विनोद कन्नन, वो शामिल होंगे, मैनेजमेंट के लोग शामिल होंगे, खासतौर पर HR की टीम को बुलाया गया है, और जो पायलट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल होंगे और उनको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि यह नया कॉन्ट्रैक्ट है क्या। दरअसल जो पूरा मामला है वो फिक्स्ड जो कंपोनेंट है उसको लेकर है, क्योंकि अभी तक उनको 70 घंटे के बदले जो है फिक्स्ड पे मिलता था, उसके बियॉन्ड वो जितना फ्लाई कर सकें उसका एक्स्ट्रा मिलता है। अब उसको कम करके 40 कर दिया गया है। तो अभी जो विस्तारा का मैनेजमेंट है उनका कहना है कि आप ज्यादा फ्लाई करो, ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लाई आवर करो, 40 घंटे से ज्यादा करो तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन पायलट्स जो है फिक्स कंपोनेंट में कटौती नहीं चाहते हैं। और साथ ही विस्तारा का मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर काफी ज्यादा मतभेद है। अब एक बैठक में ये जो है मुद्दा सॉल्व हो पाता है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन इसको लेकर आज भी DGCA ने रिपोर्ट मांगी है, डेली रिपोर्ट विस्तारा को देनी है। सुबह आज सिंधिया साहब जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने फिर से संज्ञान लिया इस मामले का। तो सरकार इस पे नजर तो बनाए रखे है, लेकिन जब तक पायलटों का यह मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तब तक किसी को कहीं जाना हुआ, कहीं किसी इमरजेंसी में जाना हो, विस्तारा से उसने बुक कर ही दी है तो दिक्कत है अभी तक। हालांकि रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसा हम कल भी बात कर रहे थे कि इमरजेंसी सिचुएशन में रिफंड मिलना बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। फिलहाल ये मुद्दा अगले 1 हफ्ते तक खिंच सकता है अगर ये प्रॉब्लम आज की बैठक में सॉल्व नहीं होता है। फिलहाल इस पर नजर बना के रखेंगे हम और देखेंगे कि आगे इसमें क्या आउटकम आता है और क्या पायलट जो है वो मानते हैं मैनेजमेंट की बात या नहीं। अच्छा रोहन, एक छोटा जवाब, क्या अनसर्टेनिटी को देखते हुए कैंसिलेशन बढ़ गए होंगे इनके? अभी जो पता नहीं कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आगे 10 दिन के कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या? जी फिलहाल कई सारे विस्तारा ने क्या किया है कि कई सारे अपनी जो टोटल शेड्यूल्ड फ्लाइट है उसे ही कम कर दिया गया है। तो कैंसिलेशन को कम करने के लिए एक स्टेप तो उन्होंने लिया है कि जो शेड्यूल्ड पहले से फिक्स फ्लाइट्स हैं उन्हें ही कम कर लिया है, लेकिन जिन्होंने पहले से बुक करके रखा है उन्हें कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। और अभी 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि जैसे कल 45 फर्स्ट ऑफिसर जो पायलट्स थे उन्होंने सिक लीव ले लिया लास्ट मोमेंट पे, तो जब तक पायलट इस तरह से लास्ट मोमेंट पे सिक लेते रहेंगे तो कैंसिलेशन होना लाजमी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते भर के अंदर ये मुद्दा अगर सॉल्व हो जाता है तो कैंसिलेशन फिर धीरे धीरे कम होते रहेंगे, क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है और समर वेकेशन में लोग जाते हैं, तो मैनेजमेंट जरूर चाहेगा कि इस मुद्दे को जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके वो करना चाहेंगे। ओके रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप अपडेट करते रहिएगा हमें। शिल्पा जी, ऐसी कोई पढ़ाई कर ली जाए जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो। अभी फ्लाइट तो हर आदमी उड़ा नहीं सकता, तो इसलिए पायलट्स आप लास्ट मोमेंट पे सिक लीव ले लेते हैं। हम लोग लेंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। खैर, इसका एक सब्सटीट्यूट ये हो सकता है कि इंटरग्लोब एविएशन में मजबूती आ सकती है। कैसा लग रहा है आपको शेयर? जी बिल्कुल, कल से हमने यही देखा हुआ है कि विस्तारा के इश्यूज पे दूसरे कॉम्पिटिटर्स अच्छे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिगो तो एक अच्छी अपसाइड टेरिटरी में है। 3500 3600 के लेवल्स पे तो इसका टारगेट है ही इंटैक्ट। अब लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है टूवर्ड्स 4000 भी ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर किसी को लेना है ऑन डिक्लाइन स्टिल सपोर्ट ऑफ 3200 आप बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 4000। ओके शिल्पा जी, रियल एस्टेट में काफ़ी कमजोरी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेफ डेवलपर्स, ओबरा रियल्टी, DLF, ये सारे स्टॉक 2 से 3.60% तक कमज़ोर हैं। DLF में भी आज वीकनेस दिख रही, 0.3% की। आपकी राय बनती है कि इसमें बाइंग करना चाहिए? यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सारे रियल्टी ने अच्छा रनअप दिखाया था, उसके बाद एक प्रॉफिट्स बुकिंग सिनेरियो है जहाँ पे डेफिनेटली यहाँ का आज का थोड़ा सॉफ्टनेस कुछ ज्यादा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि सेक्टर काफी पॉजिटिव है तो ये जो डिक्लाइंस मिलता है आपको इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। DLF आप सपोर्ट ऑफ 890 से फॉर टारगेट्स ऑफ 970 से लेके 1000 के लिए अगेन इसमें आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी 2400 जोन्स पे है, तो ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 2300 आप इसमें बाय कर सकते हैं और टारगेट्स ऑफ 2600 से लेके 2700। ओके, 3 का और एक पैक है, मजगांव डॉक, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड। इन तीनों में भी 7-8% की तेजी। इन 3 में से बेस्ट आपको कौन सा लगता है जहां पे कोई ट्रेड बन सकता है?
यहाँ पे मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड ज्यादा वेल प्लेस्ड है, 1050 के जोन्स पे है, यहाँ पे 1020 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये आपका फ्रेश स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो ये आपका टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से लगता है मुझे कि 1100 से लेकर 1130 के लिए भी स्टॉक डेफिनेटली एक अटेम्प्ट ले। ओके, ये राय इसमें बनती हुई दिख रही है। और रियल एस्टेट में काफ़ी वीकनेस है, नेस्ले भी फंसा हुआ है, उसमें भी 2500 के आसपास है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में कल मूव था, आज ये भी, आज गुड क्वालिटी के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें थोड़े थोड़े प्रेशर देखने को मिला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 580 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5-2% नीचे है। एक ऐसा लग रहा चार्ट पे। अच्छा, एयू फाइनेंस, यस, एयू फाइनेंस अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 600 पे रेजिस्टेंस है, स्टॉक जैसे 550 के जोन्स पे आता है, एक बाइंग आता है टुवर्ड 600, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ये जो रेंज है आपको उसी रेंज को प्ले करना है जब तक डिसाइसिवली आइदर ये 550 को नीचे की तरफ ब्रेक ना कर दे या फिर 600 के ऊपर अपसाइड में सस्टेन ना करे, तब तक ये रेंज प्ले है। आपको ऑन द डाउन साइड बाई करना है, ऑन द सेलिंग ऑन द हायर साइड आपको इसको सेल करना है। शिल्पा जी, एंजल वन ट्रैक करती हैं आप? चार्ट पे दिखेगा आपको? सॉरी नीचे वापस बोलेंगे। एंजल वन, जी, एंजल वन भी 3100 जोन्स पे है, तो ये तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा ही है थ्रू आउट। यहाँ पे अगर हम लोग 5 डेज का भी एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे टूवर्ड्स एक हाई 3100 का है, अभी ये 3000 के जोन्स पे है, सॉरी 3100 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको 2950 के भी लेवल्स ऑन द डाउन साइड मिलेंगे, और अगर ये 3130 के ऊपर वापस सस्टेन करता है तो टारगेट्स ऑफ 3250 से लेकर 3300 आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, 3130 पर नजर रखिए, उसके ऊपर गया 3300 भी जा सकता है। शिल्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मार्केट हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद में लगा हुआ है, 22,490 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे कि जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना करके लोग दूसरे का नाम यूज़ करते हैं, उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई आवाज़ की तरफ से की गई है। पूरी खबर देखिए ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग विज्ञापन मामले में सीएनबीसी आवाज़ ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अनुज सिंघल ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में एक एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें ये कहा गया है कि फेक नाम का यूज़ किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हमारे नाम से सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायतें मिली कि शेयर में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विसेज के नाम पर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि इन झांसेबाज घोटालेबाजों के जाल में बिल्कुल न फंसें। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये चल रहा है कि मैं कुछ स्टॉक्स चुनूंगा अप्रैल में और पहले 1000 मेंबर्स के लिए फ्री है और आप आइए और जुड़िए इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। हम में से कोई भी कभी इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना कभी ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा। सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनुज सिंघल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। अनुज सिंघल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है। लेकिन हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान। हम सोशल मीडिया में किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देते हैं। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। हम फ्रॉड करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी हो जाएं सावधान। अनुज सिंघल या सीएनबीसी आवाज के नाम पर फेक आईडी चलाने वाले लोग हमारे रडार पर हैं। उन पर हमारी पूरी नजर है। उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कंप्लेंट फाइल कर दी है मैंने। जो ये लोग चला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत जल्द पुलिस आपके दरवाजे पे आने वाली है, इस बात को मान लीजिए आप।
तो इस तरह के जालसाजों से आप सावधान रहिए। किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, इस तरीके की पेड सर्विसेज कोई हमारी तरफ से नहीं चलाई जाती, किसी भी एंकर की तरफ नहीं चलाई सकती, और बाकायदा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसके बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लॉजिकल कंक्लूजन तक ये पूरी मुहिम ले जाई जाएगी, इसलिए आप लोग तो सावधान रहिए। इस तरह की कोई चीज़ आए तो बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, और जो लोग ये कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं, वरना वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये पक्का समझ लीजिए आप, बिल्कुल बचने की कोई गुंजाइश है नहीं इस बार, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से क्राइम है। तो इससे बचना चाहिए। आप लोग तो सावधान रहिए, जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल तुरंत इससे दूर हो जाएं, वरना बहुत मुश्किल में फंसेंगे। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का समय है। देखते हैं इस हफ्ते का मुकाबला। हमारे बीच में जो खिलाड़ी आए, शेर खान BNP पारिबा के जतिन गेडिया, SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा और MK ग्लोबल के कपिल शाह। मुनाफा मीटर आपके सामने है। जतिन गेडिया जी तो 12% का रिटर्न लेके लीड कर रहे हैं, काफ़ी लंबी मार्जिन ले ली इन्होंने। विरल भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन 7.5-8% के आसपास के रिटर्न इनके बनते हुए दिख रहे हैं। कपिल शाह के 3.43% है। अभी और 2 दिन है और आधा दिन आज के मान लीजिए, 2.5 दिन अभी और है, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। नज़र बनाए रखेंगे इसमें कि कौन जीतता है। फ्राइडे शाम को आपको पता चलेगा। और इस बीच हम इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट न्यू हाई कब बनाएगा। 492 के आसपास है। चलिए 30-40 पॉइंट का इंतजार है, हम लोग देखते रहें कैसे बनेगा अगले 1.5-2 घंटे के अंदर। आई होप कि हम लोग एक न्यू हाई ज़रूर देखेंगे। फिलहाल इस शो में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 चीज़ों पे बातचीत होगी KYC में। एक तो सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोडी से बात होगी कि RBI पॉलिसी आने वाली, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लोन ग्रोथ की क्या एक्सपेक्टेशंस है, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दूसरा जो हमें परेशान कर रहा है, क्रूड ऑयल बहुत ऊपर प्राइस चला गया, अराउंड क्लोज टू $90। उस पर जाने माने एक्सपर्ट नरेंद्र तेजा से बातचीत होगी कि ये नीचे आएगा या 90 पार जाएगा। ब्रेक के बाद